सभी मित्रों को नमस्कार। सभी का स्वागत राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास का पार्ट नंबर 3 होगा। हम लोगों ने 1 नंबर और 2 नंबर पार्ट में गुहिल वंश की स्थापना, काल भोज, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि ये काल भोज है। काल भोज का मोटे तौर पर हम यदि शासनकाल देखें तो 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक रहा है। उसके बाद में फिर कुछ राजा हुए हैं, लेकिन उन राजाओं के बारे में हमें कोई विशेष वंशानुक्रम या विशेष शासन करने का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए हम उनके यहां बात भी नहीं करेंगे और ना हमारे पास में जानकारी है। हम लोग यहां से चलेंगे 10वीं शताब्दी में, और 10वीं शताब्दी में एक राजा हुआ जिनका नाम है अल्लट। क्या नाम है? अल्लट। यानी 10वीं शताब्दी में चलकर एक राजा हुआ जिनका नाम क्या है? अल्लट। अंक देता है, यहां से बताऊंगा। देखिए, अब अल्लट की हम लोग बात करें कि अल्लट कौन था, ये तो हमें पता है भाई, मेवाड़ का राजा है, गुहिल वंश का उत्तराधिकारी या उनका वंशज है। अल्लट के हम पिता की बात करें, इनका जो पिता है, आप प्रयास ये किया करो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बराबर आप नोट करते रहें। इनका जो पिता है, पिता का नाम भरत भट्ट है। इनकी जो मां है, मां का नाम लक्ष्मीवती है। राठौड़ी रानी थी ये। यानी भरत भट्ट की जो पत्नी है महालक्ष्मी, उसके पुत्र का नाम क्या है? अल्लट। और ये अल्लट हम लोग जो बात कर रहे हैं, वे बात कर रहे हैं 10वीं शताब्दी की। इसका मतलब अल्लट के पिता और मां की हम जानकारी हम लोगों ने जुटा ली है। इनका जो उपनाम की हम बात करें, इनका उपनाम, दोस्तों इनका उपनाम है आलू रावल। आलू रावल। ये राजस्थान की जो ख्यातें हैं, उन ख्यातों में हमें इनका ये नाम मिलता है। तो अल्लट का उपनाम क्या हो गया? आलू रावल। अब आप विशेष सुने, इनकी क्या कहानी बनेगी। दोस्तों, ये जो साधारण बात है कि पिता का नाम भरत भट्ट, मां का नाम लक्ष्मीवती और उपनाम आलू रावल, जो कि राजस्थान की ख्यातों में इन्हें उपनाम दिया गया है। अब देखिए विशेष क्या है। इन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। किसका गठन किया? नौकरशाही का गठन। और मुख्य रूप से 2 आदमियों की इन्होंने नियुक्ति की। और देखना सवाल कैसे बनेगा। एक आदमी है, उनका नाम है मयूर, और दूसरा नाम है, उनका नाम है अमात्य। 2 नामक। मयूर को इन्होंने जो पद दिया उसका नाम है अक्ष पटलाधीश, और अमात्य को जो पद दिया उसका नाम है मुख्यमंत्री। दोस्तों, पेपर सेटर किस तरीके से सवाल पूछता है, शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से 2018-19 वाला
एसआई का पेपर होना चाहिए। उसमें यह पूछा गया कि अक्ष पटालाधीश कौन होता था, यानी ये जो पद है इस पद का मतलब क्या होता था, और स्टूडेंट समस्या में आ गए, क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना अंदर जानने का प्रयास ही नहीं किया। मेवाड़ का इतिहास पढ़ा तो सीधा रावल रतन सिंह उठा लिया, बीच बीच के सभी राजा गायब कर दिए और हमारा इतिहास कंप्लीट हो गया। पेपर सेटर को भी इस बात का पता है कि स्टूडेंट की कमजोरी क्या है, और दोस्तों वे कमजोरी पर ही अटैक करता है। देखिए इसका मतलब पूछा था। दोस्तों अल्लट ने नौकरशाही का गठन किया, जो आज की हमारी नौकरशाही चल रही है, नौकरियां, उसमें मयूर को अक्ष पटालाधीश बनाया, यानी एक विभाग बनाया। उस विभाग का नाम है अक्ष पटल। आप कहेंगे सर मतलब तो बता, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा विभाग जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखने का काम करता है, उस विभाग का नाम क्या हो गया? अक्ष पटल। और उस विभाग का जो अधिकारी होगा वे अधिकारी क्या कहलाएगा? अक्ष पटालाधीश। क्लियर? मतलब समझ में आ गया कि एक अधिकारी जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखने का काम करता है, उस अधिकारी को अक्ष पटालाधीश कहते हैं। और वे डिपार्टमेंट है, वे विभाग है, उसे क्या कहेंगे? अक्षपट। समझ आ गया? नौकरशाही का मतलब समझ गए? तो ये सवाल भी यहां से बनता है। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि ये जो राजधानी नागदा थी, राजधानी नागदा, इसे नागदा से ये ले गए आहड़। तो हाड़ को क्या बनाया? राजधानी बनाई। लिखने दो मुझे, बनाई। और यहां पर एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम है वराह मंदिर। वराह मंदिर का निर्माण करवाया, यानी ये जो आहड़ है ये एक समृद्धशील एक नगर था। समृद्धशील नगर होने के साथ साथ ये एक व्यापारिक केंद्र भी था। तो अल्लट ने यही सोचा कि नागदा पर आक्रमणकारियों की नजरें रहती हैं, क्यों ना मुझे यहां से मेरी राजधानी को स्थानांतरित कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने राजधानी कहां ले गए? आहड़ ले गए और यहां पे वराह मंदिर का निर्माण करवाया। क्लियर? और एक राजकुमारी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। हरिया देवी से क्या किया? विवाह किया। तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। तो अल्लट में हम लोगों ने देखा कि 10वीं शताब्दी के शासक हैं। पिता का नाम भरत भट्ट, मां का नाम लक्ष्मीवती है। उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान की जो ख्यात है, राजस्थान की ख्यातों में इन्हें आलू रावल कहते हैं। मेवाड़ में हमसे पूछा जाए कि नौकरशाही, कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया, तो आप बता देंगे अल्लट ने किया।
अपने राज्य का जो मुख्यमंत्री बनाया वे मुख्यमंत्री अमात्य को बनाया और अक्षपटालाधीश मयूर को बनाया। ये जानकारी आपके पास आ गई। दूसरी हम लोग बात करें कि इस पद का मतलब क्या है, तो इस पद का मतलब है कि एक ऐसा अधिकारी जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखे, उस अधिकारी को यह नाम हम लोग देते हैं। और इसका मतलब एक एग्जाम में पूछा भी गया है। राजधानी को आहेड़ ले जाया गया, वहां एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया और हूण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। अब देखो, अब इसमें हम शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट मतलब एक लाइन में अल्लट को सुलटाऊंगा। एक लाइन के अंदर देखिए कैसे सुलटाएंगे। भरत भट्ट की पत्नी लक्ष्मीवती, ध्यान सुने आप लोग, भरत भट्ट की पत्नी लक्ष्मीवती, या इसको महालक्ष्मी बोल दें आप लोग। भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी का पुत्र अल्लट, फिर से बोले आप लोग, मेरे साथ बोले, नोट कर लेना लाइन को। भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी का पुत्र अल्लट नौकरी लगते ही आलू लेकर आया। नौकरी लगा तो सबसे पहले क्या लेकर आया? आलू लेकर आया। आहेड़ में वराह मंदिर के चढ़ाया, हरिया देवी को खिलाया। खिलाया किसको? हरिया देवी को खिलाया। फिर देखें आप लोग, भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी का बेटा अल्लट नौकरी लगते ही आलू लेकर आया, आहेड़ के वराह मंदिर में चढ़ाया, हरिया देवी को खिलाया। यानी एक लाइन में आपका पूरा अल्लट रखा हुआ है। मित्रों, पसंद आ रहा हो तो आप जिन्होंने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ना तो आपको पैसे मिलते हैं ना हमें मिलते हैं, लेकिन अपना परिवार बढ़ेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी कि हमारी मेहनत को बच्चे स्वीकार कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं ईमानदारी के साथ यदि मेहनत कर रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने मित्रों को शेयर जरूर करना, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमारा हौसला अफजाई जरूर करना, ठीक है? मेवाड़ का इतिहास वादा कर चुका हूं कि कंटिन्यू आएगा आपका, ठीक है? और सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। और ये मत पूछना सर कौन सी किताब पढ़े, ठीक है? देखिए, किताब तो अपनी खुद की आती है। रायथान आप लोगों को मिल जाएगी या पढ़ी होगी मेरे पास में। ये किताब आप लोगों को मिल जाएगी, रायथान, ठीक है? रायथान एस जोरवाल पब्लिकेशन से आती है और आप लोगों को मिल जाएगी मार्केट में। काफी जगह है, काफी जगह नहीं है, क्योंकि अब सप्लाई वगैरह कम हो रही है। तो इसे पढ़ सकते हो आप लोग, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप सीधा अटैक कीजिए मेरे साथ यहां। तो अल्लट समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर बात करूंगा मैं आपसे। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ले लिया? अब देखिए, एक बात हम यही नोट कर लेते हैं कि अल्लट का जो उत्तराधिकारी हुआ, बाई चांस सवाल पूछे, उनका नाम था नरवाहन। नरवाहन ये अल्लट के उत्तराधिकारी हैं। और नरवाहन का झगड़ा चला चौहानों से। नरवाहन का झगड़ा किनसे चला? इनमें डालो, एक साथ खराब ही हुआ। तो नरवाहन का जो झगड़ा चला, वे झगड़ा चला चौहानों से, और चौहानों ने फिर इनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए एक चौहान राजा जे जय
जे की जो पुत्री है उस पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? नरवाहन के साथ। एक बात तो आपको ये ध्यान रख लेनी है। दूसरा, जो अक्ष पटालाधीश का जो पद है इस पे एक आदमी है श्रीपति, श्रीपति को ये नियुक्त करें। तो दोस्तों नरवाहन में फिर समझा रहा हूं आपको, अलट के जो उत्तराधिकारी हैं नरवाहन, नरवाहन में आपको दो बातें याद करनी है। नंबर एक कि इनका झगड़ा चौहानों से चला और चौहानों ने इनसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए चौहान राजा जय की पुत्री का विवाह नरवाहन से कर दिया। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो अक्ष पटालाधीश का जो पद चला रहा है उस पर ये नियुक्त करेंगे श्रीपति को। आप कहेंगे सर यहां से सवाल कैसे बन सकता है? मित्रों, जब एग्जामिनर हमें फंसाने के प्रयास करेगा, पेपर की जो कट ऑफ है उसे कम रखने का प्रयास करेगा, तो ऐसे सवाल आपसे पूछेंगे। और कितना बढ़िया सवाल बन जाएगा कि श्रीपति नामक अक्ष पटालाधीश एक अधिकारी मेवाड़ के किस राज्य के दरबार में, मेवाड़ के किस राजा के दरबार में निवास करता था या किन राजा के समय होता था? तो नाम आएगा नरवाहन। इसी तरीके से आपसे मयूर पूछ लेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारा भविष्य खराब कर सकती है। इन्हें भी आप लोग बराबर याद रखें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। अब देखिए बीच में फिर यही समस्या, कौन राजा हुआ कोई पता नहीं। यानी बाद में इनके उत्तराधिकारी हैं, उनका क्या क्रम बनेगा हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक राजा जहां से सवाल बनने के चांस रहेंगे उनकी हम जरूर बात करेंगे। वे राजा शक्ति कुमार का कभी नाम सुनो आपने? किसका नाम? शक्ति कुमार। यहां से एग्जामिनर सवाल बना सकता है, अच्छे सवाल बना सकता है। शक्ति कुमार, आप एक डायग्राम बनाएं। डायग्राम के माध्यम से ही यह बात आपके समझ में आएगी। डायग्राम के माध्यम से ही आपकी बात समझ में आएगी। आप सबसे पहले तो राजस्थान का मानचित्र बनाएं, हल्का सा बना लें आप लोग। डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी। हम पढ़ते हैं राजा भोज, राजा भोज। आज बताऊंगा आपको राजा भोज कौन थे। देखिए हम लोग यहां तो मेवाड़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेवाड़। ये तो हमें लिखना ही है। और मेवाड़ में जो राजा बैठा है उनका नाम क्या है? शक्ति कुमार। समझ में आ गया? इधर हम लोग बात करें मालवा। मालवा मतलब मध्य प्रदेश। ये हो गया मालवा राज्य। इधर ही आता है मध्य प्रदेश, मालवा का पठार। और इधर आप लिखेंगे गुजरात राज्य। बहुत मजा आएगा। गुजरात राज्य। अब हमारे पास कितने राज्य हो गए? 3। नंबर 1 मेवाड़ तो है, मेवाड़ तो हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर 2 मालवा और नंबर 3 गुजरात। इसका मतलब यह हुआ कि शक्ति कुमार के समय यहां मेवाड़ पर 3 तरीके के टकराव होगा। मेवाड़ तो है, मालवा और गुजरात और शामिल हो जाएगा। तो इस पिक्चर से आपको शक्ति कुमार को निकालना है। फिर कह रहा हूं, इस पिक्चर से
आपको शक्ति कुमार को निकालना है। अगर ये पिक्चर आपके समझ में आ गई तो शक्ति कुमार को कोई माई का लाल समझने से नहीं रोक सकता। देखिए कहानी समझे। मालवा है, मालवा के एक राजा जिनका नाम है मुंज। मुंज ने आक्रमण किया शक्ति कुमार पर। क्लियर? आक्रमण कहां कर दिया? शक्ति कुमार पर। इसका मतलब शक्ति कुमार पराजित हो गया और मेवाड़ पर किसका अधिकार हो गया? मुंज का। क्लियर? और मुंज के ही एक वंशज हैं, इनके ही वंशज हैं जिनका नाम है राजा भोज। नाम क्या है? राजा भोज। ये मुंज के वंशज राजा भोज मेवाड़ में दो काम करवाएंगे। आपने नंबर 1 त्रिभुवन नारायण का मंदिर, त्रिभुवन नारायण का मंदिर आज भी है चित्तौड़ में, लेकिन नाम दूसरा है, बताऊंगा आपको। और दूसरा काम करवाएंगे नागदा में भोजासर तालाब, भोजासर तालाब। देखिए इधर वाली पिक्चर आपके समझ में आई कि नहीं आई? फिर कह रहा हूं मित्रों, मैंने आपसे कहा था, टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज डाला था मैंने आपको कि जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं वे अभी तक मैंने आप तक नहीं पहुंचाई और अब उनका नंबर आ चुका है। इतिहास को किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको समझाऊंगा और इतिहास को याद कैसे करना है यह भी आप यहां से सीखेंगे। सिर्फ आपको विश्वास रखना है, मन को संतुलित रखना है। ठीक है? देखिए कहानी इस प्रकार से है कि मेवाड़ में शक्ति कुमार नाम का एक राजा है। मालवा के राजा मुंज ने शक्ति कुमार पर आक्रमण किया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मुंज के वंशज राजा भोज ने भी यहां शासन किया। राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर का नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण का मंदिर। कहां है? चित्तौड़ में। आगे चल के इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? पुनः निर्माण। और पुनः निर्माण करवाएंगे मेवाड़ के महाराणा मोकल। इसके बाद में ये त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, इसका नाम बदल दिया जाएगा और यह मंदिर समाधीश्वर मंदिर कहलाएगा। मोकल मंदिर कह दो या समाधीश्वर मंदिर, इसका नाम है त्रिभुवन नारायण का मंदिर। 10-12 साल का जो मेरा सफर रहा है कंपटीशन क्लासों का, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं वे शायद इस बात को समझ पाएंगे कि कला एवं संस्कृति सब्जेक्ट लगभग मैं कवर करता हूं, प्राथमिकता इसी को देता हूं जब कोचिंगों में जाता हूं। कल्चर में मैंने कभी भी मंदिर नहीं पढ़ा है, कभी भी मंदिर नहीं पढ़ा है। और लोग 5-5, 6-6 घंटे मंदिरों पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मंदिरों को पढ़ाने का कई जगह हमारे पास माध्यम है। इतिहास पढ़ा रहे हैं तो निर्माणकर्ता हमारे सामने आएंगे, देवी देवता संत पढ़ते हैं तो उनकी डिटेल सामने आएगी। और दोस्तों इन्हीं मंदिरों में से सवाल पूछता है। हमें सैकड़ों मंदिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सैकड़ों मंदिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 7 घंटे मंदिरों में लगा देते हैं आप लोग और सवाल एक भी नहीं आता वहां से। इसलिए प्रयास यही रहेगा कि जितने मंदिर हैं उन्हें हम यह इतिहास में ही कवर कर रहे हैं और आप देखना बड़ी डिटेल के साथ इन्हें कवर करूंगा। समझ में आ गया? त्रिभुवन नारायण का मंदिर राजा भोज बनवा रहे हैं।
इस मंदिर का पुनः निर्माण महाराणा मोकल करवा रहे हैं और पुनः निर्माण होगा। उसके बाद इस मंदिर का नाम समाधीश्वर का मंदिर होगा। अब हमें यह पता लग गया भोज कौन था। आराम से आप बता देंगे कि भोज मालवा के राजा मुंज के वंशज रहे हैं। आपके सामने है। इनके पिता का नाम सिंधुराज था, लेकिन मुंज के ही वंशज हैं ये। इसका मतलब एक पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि सर मेवाड़ पर शक्ति कुमार को पराजित करके मालवा की शक्ति मेवाड़ पर स्थापित हो चुकी है। क्लियर हुआ? अब हमने क्या लिखा है? हमने साइड में गुजरात और लिखा है। हमने साइड में क्या लिखा है? गुजरात लिखा है। अब आप कहेंगे सर गुजरात का क्या रोल है? गुजरात का रोल है, देखिए, अब एक गुजरात की शक्ति आएगी और राजा का नाम है सिद्धराज। नाम क्या है? सिद्धराज। सिद्धराज आक्रमण करेंगे मेवाड़ पर और राजा भोज है, इस राजा भोज को पराजित कर देंगे। राजा भोज को क्या कर देंगे? पराजित कर देंगे। मैसेज नहीं आया और सिद्धराज है, ये सिद्धराज मेवाड़ पर अधिकार कर बैठेंगे। कहानी समझ में आ गई? पहले जो अधिकार है वे मालवा का है। अब मालवा की शक्ति को पराजित कर दिया गुजरात की शक्ति ने, और गुजरात की शक्ति कौन है? सिद्धराज। समझ में आ गया डायग्राम का क्या महत्व है? एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए, हमें वापिस मेवाड़ का राज्य प्राप्त करना है। मेवाड़ का राज्य प्राप्त करना है, तो यह शक्ति कुमार ना तो मालवा का सहयोग ले पाएगा, दुश्मन बना बैठा है, ना गुजरात का सहयोग ले पाएगा, ये तो कब्जा कर रखा है। तो एक स्थान पड़ता है अस्ति कुंड। अस्ति कुंडी के एक राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, और उनका नाम है वीर धवल। क्या नाम है? वीर धवल। फिर से सुने एक बार। मालवा मेवाड़ हम पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ पर जो अधिकार है मालवा का हुआ। फिर गुजरात के एक राजा जिनका नाम क्या है? सिद्धराज। ये सिद्धराज राजा भोज को पराजित कर देंगे और मेवाड़ पर अधिकार कर लेंगे। अब ये शक्ति कुमार है, बदलाव आएगा कहानी में। आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि दोस्तों, इतिहास किस प्रकार से घटा है उसे उसी प्रकार से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वरना इतिहास टाइम पास के लिए तो समझ में आ सकता है, एग्जाम पास के लिए कभी नहीं आएगा। आप लोग फूल के ढोल हो जाते हो, सर हमने 2-3 नोटबुक, हमने नोट्स बना लिए। अरे आपने नोट्स बना लिए ना, आपने जिस भाषा में नोट्स बनाए हैं, क्या जरूरी थोड़ी है कि इतिहास की वे भाषा एग्जामिनर से आती हो? पता नहीं किस भाषा में सवाल पूछेगा। और इस तरीके इतिहास को पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में किसी भी भाषा का प्रयोग कर ले, हमारा सवाल गलत जाने वाला नहीं है। अगर सवाल के फैक्ट हमें नहीं आ रहे, फिर भी हम लोग निकाल जाएंगे, क्योंकि हमने इतिहास को समझा है। अस्ति कुंडी के राष्ट्रकूट शासक वीर धवल का सहयोग लेगा कौन? शक्ति कुमार ये लेगा, और शक्ति कुमार ये सहयोग लेगा। तो शक्ति कुमार मेवाड़ का कुछ भाग प्राप्त कर लेगा। कुछ भाग, शब्दों पर जोर देना, जैसा बोल रहा हूं वैसे समझना है। कुछ भाग प्राप्त कर लिया, यानी मेवाड़ का जो भाग शक्ति कुमार ने खो दिया, गुजरात के
चालुक्य नरेश सिद्धराज ने अधिकार कर लिया, शक्ति कुमार ने पुनः उसे प्राप्त करने की कोशिश की। किसके सहयोग से? अस्तिकुंडी के राष्ट्रकूट शासक वीर धवल, लेकिन कंप्लीट नहीं प्राप्त कर पाया, कुछ भाग। इसका मतलब अभी भी मेवाड़ का भाग गुजरात की शक्ति के पास में है। इसका मतलब कुछ प्राप्त किया है ना दोस्तों, कुछ प्राप्त किया है। इसका मतलब इस पॉइंट को पेंडिंग रख दिया। अब मैं आगे चलकर तब आपको रावल सामंत सिंह पढ़ाऊंगा, रावल सामंत सिंह पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक बात बोलूंगा। बात यह बोलूंगा कि गुजरात के चालुक्य शासक, कौन से भाई? चालुक्य शासक अजयपाल, शब्दों पे जोर देना, अजयपाल को पराजित करके मेवाड़ का अधिकांश भाग प्राप्त कर लिया। यानी ये जो भाग है यहां हम खो चुके हैं, तो कुछ भाग तो शक्ति कुमार ने प्राप्त कर लिया। किससे प्राप्त किया? सिद्धराज से, अस्तिकुंड के राजा का सहयोग लेके। बाकी का भाग बचेगा, क्योंकि सामंत सिंह ये लगभग 1172 ईस्वी में राजा बनेगा, यानी 12वीं शताब्दी आ चुकी है, और ये हमारे पास में 10वीं शताब्दी है। तो इसमें आगे चलकर तो गुजरात का राजा भी चेंज हो जाएगा, मेवाड़ का राजा भी चेंज हो जाएगा। मेवाड़ का राजा सामंत सिंह और गुजरात के राजा कौन है? अजयपाल। यानी अजयपाल से हम बाकी का भाग प्राप्त करेंगे। तो एक लाइन में बोलूंगा वहां, उसे यही समझ लेना। तब सामंत सिंह पढ़ाऊंगा तब कि मेवाड़ के शासक रावल सामंत सिंह ने मेवाड़ का जो भाग बचा हुआ था उसे प्राप्त कर लिया। किनसे? चालुक्य शासक अजयपाल से। तो आप समझ जाना, वे भाग जो शक्ति कुमार के समय शक्ति कुमार प्राप्त नहीं कर सका, गुजरात के राजा के पास रह गया, उस भाग की सर बात कर रहे हैं। अब बताइए कोई समस्या हो तो। ये डायग्राम आप कंप्लीट कर ले, इस डायग्राम को कंप्लीट कर ले, वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेके। इस डायग्राम से ही आपके वे किताब समझ में आएगी। और किताब राजस्थान कोई व्यवस्था करते हैं ऑनलाइन सप्लाई की, बाकी तो सीकर, जोधपुर, जयपुर इधर तो मिल जाती है, बाकी सभी जगह सप्लाई नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा काम भी नहीं है कि अपना भी करोड़ रुपए मार्केट में लगा दें। अपन तो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मली काम करते हैं। मैंने चेक कर लिया। तो ये कहानी फिर से समझ लें। नहीं। मेवाड़ के राजा शक्ति कुमार, मालवा के राजा मुंज ने आक्रमण किया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मुंज के वंशज राजा भोज फिर आएंगे यहाँ। राजा भोज त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाएंगे, भोजासर तालाब बनवाएंगे। त्रिभुवन नारायण का पुनर्निर्माण महाराणा मोकल करवाएगा। समाधीश्वर मंदिर इसका उपनाम कहलाएगा। राजा भोज को गुजरात का राजा सिद्धराज पराजित करेगा, और इस प्रकार से शक्ति कुमार का मेवाड़ गुजरात के पास चले गया। अस्तिकुंडी के शासक राष्ट्रकूट शासक वीर धवल के सहयोग से शक्ति कुमार मेवाड़ का कुछ भाग प्राप्त करेगा। इसका मतलब अभी भी अधिकांश भाग गुजरात राज्य के पास रह गया। आगे चल के रावल सामंत सिंह है। ये रावल सामंत सिंह चालुक्य शासक अजयपाल को पराजित करके बाकी का भाग प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये शक्ति कुमार। तो यहां 3 राजा, अल्लट नरवाहन का तो कोई रोल ही नहीं था, और शक्ति कुमार। दोस्तों, शक्ति कुमार साहिब, ये मैंने जो फैक्ट पढ़ा है, इसे हम लोग कोचिंगों में लगभग सभी टीचर गायब करते हैं, और एग्जामिनर ऐसे ही सवाल हमसे पूछता है। अब आपके मन चाहे भाषा अपना ले एग्जामिनर, हम लोग इसको गलत करने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करें पूरा, एटीएम से निकाल लेंगे। जैसे आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, अच्छा काम हम लोग करेंगे, परिवार बढ़ेगा अपना। तो आप लोग थोड़ा प्रचार प्रसार करें, चैनल को लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी क्वालिटी है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब तक अधिकांश लोगों तक हम इसे नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारा प्रयास
अधूरा ही रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसे प्रयास करें आगे पहुंचाने का, ठीक है ना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये मेवाड़ का इतिहास का पार्ट नंबर 3 यहां कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगला जो कल पार्ट नंबर 4 आएगा, आप लोगों को बताऊंगा गुहिल वंश का किस तरीके से बंटवारा हुआ। जो गुहिल वंश है, वे गुहिल वंश का बंटवारा किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से रावल शाखा और राणा शाखा बनी, रावल शाखा की वंशावली क्या है, राणा शाखा की वंशावली क्या है, इसकी बड़ी विस्तार से हम चर्चा करेंगे और गुहिल वंश का बंटवारा पढ़ाऊंगा। और आप देखना आगामी पार्टों में, आप कहते हैं राजाओं का क्रम याद नहीं होता, राजाओं का शासनकाल याद नहीं होता। अरे दोस्तों, राजाओं का क्रम भी याद होगा, शासनकाल भी याद होगा, पिता दादा परदादा सरदादा लड़दादा भी याद होगा। बस आप बने रहना मेरे साथ, ठीक है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप लोग, ठीक है ना। बाकी एक व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए हुए हैं, उस पर भी आप लोग अपनी समस्या बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 688 40 200। तो अपनी कोई समस्या हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, तो आप इस नंबर पर डाल दे, देख लूंगा। व्हाट्सएप के जरिए ही आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी आप सारथी बने और आगे बढ़े। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं कल नए पाठ के साथ। राम राम साहब।